10th पास करने के बाद जैसे ही आप +2 लेवल की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो शुरू में जो फिजिक्स के चैप्टर्स मिलते हैं उसमें से एक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। है बहुत सिंपल चैप्टर, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो बनाए जाते हैं, जो नीट और आईआईटी लेवल तक पूछे जाते हैं। तो इसलिए शुरू में आपको हो सकता है लगे कि इसमें कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में कई नाम ऐसे आएंगे जो आप एक्चुअल में फिजिक्स अभी उसका पढ़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये सब नाम आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन चूंकि आपने अभी उसका फिजिक्स पढ़ा नहीं है, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं कि ये तो मुझे नहीं आता है। तो आप ज़्यादातर रटने से भी परहेज करेंगे, रटेंगे भी नहीं। आप कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ ले उन नामों से जो ज़्यादातर आप पहले से जानते हैं, जैसे कि फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आप जान रहे होते हैं, ठीक। टाइम पीरियड, एंगल, इन सब चीज़ों को आप जान रहे होते हैं। तो ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करके और कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जो आगे वाला एक दो बातें ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि सर टेस्ट में पूछा जाएगा, तो टेस्ट में जब पूछा जाए अभी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी आप स्किप करेंगे, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है, जिसका आपको कुछ अता पता नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा जोर देंगे तो दिमाग फटने लगेगा। और वही जब आप जो चैप्टर वो पढ़ के आएंगे, तब उसका डायमेंशन, यूनिट्स, इन सब चीज़ों पे थोड़ा आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा देखेंगे, तो वो हलवा होगा, एकदम सिंपल होगा, ठीक है ना। वेलकम टू साइंस ट्रेन, मैं हूं डॉक्टर आलम, और देखेंगे कैसे हम लोग हर चैप्टर को मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक। ये शुरू वाला मैं पहला बेसिक चैप्टर ले रहा हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो पहली बात हम आपसे कहेंगे वो ये कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ होता है, उसी को पढ़ते हैं ना। ये कुछ होता है, वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट है, वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, ग्रामर है, ये सब चीज़ें पढ़ रहा होता है। तो उसी प्रकार से जब साइंस आप पढ़ रहे होते हैं, और ख़ास करके जब फिजिक्स की बात आप कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर क्या पढ़ रहे होंगे? तो आप कुछ पढ़ रहे होंगे, मोशन कैसे है, मोशन को कैसे शो कर रहे हैं, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। प्रेशर, एरिया, ये सारी चीज़ें। तो पता चला कि ये सब चीज़ें मिल के ये साइंस का जो है ये खाका तैयार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को कहा गया फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज को तो आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये सारी जो नाम ले रहे हैं लगभग सब के सब फिजिकल क्वांटिटी होंगी। चाहे आप करंट बोले, प्रेशर बोले, एनर्जी बोले, मोमेंटम, जो बोलिए, सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरे सब्जेक्ट में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को ही डील कर रहे होते हैं, तो इनकी संख्या तो सैकड़ों में पहुंच सकती है। हाँ, बिल्कुल पहुंच सकती है। तो याद रखिएगा, मैं वही बोला आपको कि शुरू में अगर आपने अभी बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, तो ये जो सैकड़ों नाम आएगा उसमें से केवल उस नाम वाली चीज़ों को भी ज़्यादा डील करेंगे आप, उससे थोड़ा सा ज़्यादा माथा लगाएंगे कि जिसका नाम कुछ तो सुने हैं, कुछ तो आइडिया है। ओके, तो इनको डिफाइन कैसे किया जाए? ये जो सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाए? फिर तब तो एक डिफिनेशन मुश्किल होगा, आपके मन में यह आ सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि एक डिफिनेशन में सब सेट हो जाता है। क्या है वो? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। हर एक चीज जिसको नापा जा सकता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। आपने भी बोला, मतलब मैंने बोला, प्रेशर, फोर्स, ये सब सभी चीज़ों को आप नाप सकते हैं। मास, लेंथ, टाइम नाप सकते हैं।
स्पीड वेलोसिटी नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं, टेम्परेचर नाप सकते हैं, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? इसको हम लोग नोट करेंगे। देखिए क्या नया स्लाइड लिया हुआ है। हाँ, ओके। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, आप बोल सकते हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अभी अभी मैंने बोला क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, तो ध्यान रखेंगे चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो कई बार हम सिर्फ क्वांटिटी बोल के निकल जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा वो फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग उसी को पढ़ रहे होंगे चैप्टर में आगे। जिसको नहीं मेजर कर सकते हैं उसको यहीं पे थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिसको नहीं नापा जा सकता है? हाँ, ऐसी भी चीजें हो सकती है, लेकिन जब जिसको नाप ही नहीं सकते हैं तो ये फिजिक्स के अंदर ऐसी चीजें कम होंगी। जिसको नहीं नाप सकते हैं वो फिजिक्स के बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके जो लाइफ है इसमें कई ऐसी चीजें हो सकती है जिसको नहीं नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की खूबसूरती को नहीं नाप सकते हैं, कोई कितना खुश है ये नहीं नाप सकते हैं, कितना दुखी है ये नहीं नाप सकते, इमोशंस को नहीं नाप सकते हैं। इस तरह की चीजों को जहां पे जिसको नाप के आप नहीं बता सकते तो नहीं। ठीक, किसी के मरने पे आपको दुख हुआ तो कोई आपसे नहीं पूछेगा नाप के बताइए कितना दुख हुआ। ठीक, हमसे मिलके आपको खुशी हुई, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि नाप के बताइए कितनी खुशी हुई। तो ऐसी चीजें हो सकती है जिसको नहीं नापा जा सकते। ठीक है ना? आप कहें सर फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है क्या जिसको नहीं नापा जा सकता है? तो हाँ, ऐसी चीजें हो सकती है जो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा होगा कि वो बड़ा है कि छोटा। कंपेयर कर सकते हैं चीजों को कि ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन नाप के नहीं बता सकते कितना है। तो आप कहेंगे ये तो ठीक वैसे ही जैसे सुख दुख की बात, अभी इमोशंस की बात कर रहे हैं कि मिलके खुशी हुई, ये नाप के तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ज्यादा खुशी हुई ये कहा जा सकता है, कम खुशी हुई ये कहा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है ऐसी चीजों को। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें फिजिक्स में भी हैं जो कंपेयर कर सकते हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, एक इनर्शिया आप बोल के निकल जाएंगे तो काफी है कि इनर्शिया एक ऐसा है जो इसको हम फिजिकल क्वांटिटी इस सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि इनर्शिया हम नाप के नहीं बता सकते। 9th क्लास में थोड़ा सा आप जानते होंगे इनर्शिया की बातें। ठीक, कि इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को रेसिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, चेंज नहीं चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलते रहना चाहता है। ठीक है ना? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब वो खुद से अपने आप को मेंटेन करना चाहता है जब तक कि कोई उसको आके कारण ना उस पर ऊपर डाल दे, तुम रुको, ठीक, फोर्स ना डाल दे। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विथ अ बॉडी। कैसा बॉडी? जिसके पास मास है। तो इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलेंगे तो चलेगा क्या? मैं चाहूंगा कि आप बोलिए, ठीक, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं लेकिन नाप कर नहीं बता सकते हैं कितना इनर्शिया है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जो कोई हल्का फुल्का आदमी है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, जाके दीवार को धब्बा मारा, ठीक है ना? और एक भारी आदमी जा रहा है उसी 5 मीटर पर सेकंड से जाके दीवार को धब्बा मारा। दोनों जगह इफेक्ट अलग अलग होगा क्योंकि मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। ठीक है ना? तो मेरे पास इनर्शिया ज्यादा है इस एग्जाम्पल में, तो अगर सामने में दरवाजा कमजोर है तो वो टूट भी सकता है। तो इनर्शिया कम ज्यादा आप कह सकते हैं लेकिन नाप के नहीं बता सकते हैं। तो जो भी चीजें मेजर कर सकते हैं इसका तो एग्जाम्पल का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। मास, लेंथ,
टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, दोनों तो मिलता जुलता है, उसको छोड़ देते हैं, कुछ और लेते हैं, चार्ज, अरे एटसेट्रा का तो एटसेट्रा, ये एटसेट्रा खत्म ही नहीं होगा, छोड़ो, ठीक है ना। देयर आर some quantities which cannot be measured. नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना। but they can be compared, yes, but they can be compared. they can be compared, ठीक है ना। डैश देखिए, they are not a physical quantity, not a physical quantity, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हम इमोशंस की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी की बात कर सकते हैं, इमोशंस में हैप्पीनेस, सौरो, सब सुख दुख आ जाएंगे एक साथ। खूबसूरती को नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे बोलेंगे, नीचे इसके हम लिखना चाहेंगे एक ही साथ कॉमा देके नहीं, क्या कि फिजिक्स से अगर देखा जाए तो इनर्शिया, इलास्टिसिटी, ये सब जो है फिजिक्स में तो आ रहे हैं, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। ये एग्जैक्ट सेंस जो फिजिकल क्वांटिटी का है कि नाप के बताइए इनर्शिया कितना है, तो नहीं, आप न संख्या बता सकते हैं, न यूनिट बता सकते हैं। इनर्शिया, इलास्टिसिटी तो आर ऑल्सो नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं। अच्छा, किसी का इंटेलिजेंस है, कोई कितना बुद्धिमान है, क्या इसको नापा जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, तो हमने तो ठीक है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नहीं बोले तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कुछ आईक्यू होता है, आईक्यू नाप के बताया जाता है कि इस बच्चे का आईक्यू इतना है, इसका इतना है, इतना है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाए, आप तो फंस गए, इंटेलिजेंस को क्या कहा जाए? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आईक्यू नापा जा रहा है ना, ये संभव नहीं है कि किसी का कितना बुद्धिमान है ये नाप के एग्जैक्ट बताया जा सके, ठीक है ना। जिसको नापा जाता है ये एग्जैक्ट बताया जाता है, ठीक है ना। उसका एक यूनिट होता है, उसका ये सब होता है, व्हाटएवर, नंबर भी अगर होता है तो ठीक है, नंबर भी होता है, तो कोई नंबर एग्जैक्ट नहीं दे सकते आप। वो जो आईक्यू है ना, वो किसी टेस्ट का स्कोर है। आईक्यू आप नाप के किसी एक टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का और कह रहे चलो इस टेस्ट में इसका इतना आ रहा है, इस टेस्ट में इसका इतना आ रहा है, तो ये टेस्ट के स्कोर का एक नाम है आईक्यू। आई रिपीट, टेस्ट के स्कोर का नाम है आईक्यू। ये सचमुच में उस बच्चे का इंटेलिजेंस नापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस भी अगर रखें यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी ब्रैकेट में लिख लेंगे IQ इज ए टेस्ट स्कोर, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है जिसको नहीं नापा जा सकता है। तो ये बातें थी फिजिकल क्वांटिटी की, और साथ साथ जाने हम लोग कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही हमने पहचान कर लिया कि इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो अब आगे क्या सोचना है? तो उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है ना। मतलब लिखा हुआ रहे कि ये इतना इतना, तो इसका मतलब कुछ हमें चाहिए, क्या चाहिए? तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पे दो चीजों की जरूरत पड़ती है। गौर से सुनिएगा,
आमतौर पे मैंने जो बोला इसमें गहराई है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पे दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर का रस्सी है तो 5 नंबर है, मीटर यूनिट है। तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर यूनिट है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम सिंबल दे n तो यूनिट को सिंबल देंगे u, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर होगा, यूनिट एक चूजन एंटिटी होगा। हम एक पहले से मिल के तय करेगा समाज कि ये एक नाम होगा जिसका मतलब ये होगा कि इतना होता है। अब इतना से ये कितना होता है ये नंबर बताएगा। मैं क्या कह रहा था जरा सोचिएगा। समाज मिलके तय करेगा कि 1 सेंटीमीटर हम इतना को कहेंगे, ठीक है ना। आप 10 सेंटीमीटर एक स्केल का साइज है अगर, तो आप कहेंगे कि ये स्केल 10 सेंटीमीटर का है। ये सेंटीमीटर सोसाइटी ने, दुनिया ने मिलके तय किया है कि इतना कहलाएगा। क्या? 1 मीटर का 100वां भाग। फिर 1 मीटर कितना कहलाएगा ये दुनिया ने मिलकर तय किया है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो एक यूनिट है। 1 मीटर जो है वो एक यूनिट है। 1 किलोग्राम क्या है? एक यूनिट है। 1 ग्राम भी एक यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी लंबाई को सेंटीमीटर में दिखाते हैं तो सेंटीमीटर यूनिट है, मतलब 1 का वैल्यू है। सेंटीमीटर सीधे बोल रहे हैं, मतलब उसमें 1 छुपा हुआ है। और ऐसे भी यूनि मतलब 1 होता है, उसी से बना है यूनिट, ठीक है ना। तो 1 अगर उतना है तो आपका स्केल कितना है? तो कहिएगा 10 गुना उतना है, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई किए सेंटीमीटर में, तब आया वो स्केल का साइज। तो इसलिए 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1 वो सेंटीमीटर है। क्या है? वो यूनिट है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, ठीक। न्यूमेरिकल वैल्यू को जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको कह देंगे ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट कह देगा कोई तो नहीं पीटिएगा, चलेगा चलेगा, ठीक। आगे जब चैप्टर्स में बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर्स में जब बढ़ेंगे आगे, जब वेक्टर और स्केलर वगैरह की बात हो रही होगी तो उस समय मैग्नीट्यूड का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं यहीं पे क्लियर करता चलूं। यहां पे अगर आपने लिखा 50 सेंटीमीटर तो 50 मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर यूनिट है। तो जब यूनिट्स और नंबर की संख्या में इस सेंस में आप बात कर रहे हैं तो केवल ये नंबर मैग्नीट्यूड है। लेकिन वही कल होके अगर हम बात कर रहे होंगे कि 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, और अक्सर आप जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन देके हम 10 मीटर अगर लिख देंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो तो डायरेक्शन है, जो बच गया वो मैग्नीट्यूड है। मतलब वहां पे 10 मीटर या ये 50 सेंटीमीटर ही होता, वट एवर, इनको पूरा को मिला के मैग्नीट्यूड कहेंगे वहां पे। तो वहां पे कहेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और तब कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक एक चीज अच्छे से सीखेंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स के शुरुआती चैप्टर ले रहे हैं तो हड़बड़ाएंगे नहीं आप, ठीक। एकदम आराम से एक एक चीज जहां जहां आपको दिक्कतें आती है वो सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वहां पे बोलेंगे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए इस मैग्नीट्यूड में नंबर भी है, यूनिट भी है, यूनिट भी है। लेकिन वही अभी जब यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बोलेगा तो ठीक है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू का ही दूसरा नाम, ठीक, क्या है? तो मैग्नीट्यूड है। ओके,
तो मैग्नीट्यूड, तो पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एन यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 500 मीटर, मीटर का स्पेलिंग बोलो रे, METRE, ध्यान रखिएगा। मैंने पता चला इसमें भी आप बोल देते METER, याद रखिए जब TER लगाते हैं तो ये कोई डिवाइस का नाम होता है, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब डिवाइस का नाम है ना। ठीक, गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है तो वहां पे TER बोलेंगे तो वो डिवाइस हो जाएगा, और TRE बोलेंगे तो ये लेंथ की बात हो रही है। ओके, ये बात 500 मीटर, तो यहां पे ये N है और ये U है, U है। क्लियर? अब थोड़ी सी उसकी बात हो जाए। मैंने कहा कि आमतौर पे, और आमतौर पे मैंने जोर मारा था, वैसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आम का सीजन चल रहा है। एनीवेज, आमतौर पे जो है दो ही का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होंगे जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, और एक तो बहुत फेमस है जिसका नाम आप पहले से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में ऑप्टिक्स में देखे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, तो 1.25 है, 1.3 है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल है, नाप के बता रहे हैं जी आप, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं है। तो आमतौर पे दो चाहिए, लेकिन कभी कभी एक भी हो सकता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले वेक्टर का नाम आया था, हम वेक्टर को फुली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर में हम बोलेंगे, चलो वही वाला लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में क्या लिए थे, कुछ सम मीटर, चलो 50 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, तो उसमें 50 नंबर है, मीटर यूनिट है, और नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसमें 3 चीज आ गई, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को फुली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? आमतौर पे 2, लेकिन कभी कभी 1 भी, कभी कभी 3 भी। ओके, चलिए। हाँ, suitability of units leads to multiple choices of units for the same physical quantity. आप बाजार गए और आलू वाले को बोलेंगे कि 10 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको AMU कहते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा ये आएगा, तो 10 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हमको आलू दीजिए। तो वो आलू देगा कि आपको वहाँ से भगाएगा, आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी छोटे जो आलू का दुकान है, सब्जी का दुकान है, वहाँ पे आप मान लीजिए भिंडी खरीदने गए इस बार, चलिए इस बार भिंडी खरीदते हैं, तो अब वो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो भिंडी देता है लोगों को। आप वहाँ पे जाके अगर कहेंगे मुझे 5 क्विंटल भिंडी दीजिए, 5 क्विंटल भिंडी दीजिए, तो एक बार फिर से वो भिंडी नहीं देगा, आपको भगाएगा, भगाएगा, ठीक है ना। सोने चांदी के दुकान में आप जाके कहें कि 2 केजी का हार दीजिए, 2 केजी का झुमका दीजिए, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी कीमती चीज है कि वो 10 ग्राम में बात होती है। 10 ग्राम का भी एक नाम देते हैं वहां, भर, तो 1 भर, 2 भर, तोला भी कहते हैं कहीं कहीं। पहले तोला 11 दशमलव कुछ था, उतने ग्राम को कहते थे, लेकिन अब स्टैंडर्डाइज सब जगह कर दिया गया है, तोला भी 10 ग्राम को ही कहा जाएगा। तो एनीवे, तोला इज ए यूनिट, भर इज ए यूनिट,
क्विंटल इज ए यूनिट, ग्राम इज ए यूनिट। आप अलग अलग जगह जाके आपको उसके हिसाब से यूनिट यूज करना होगा, यूज करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सुटेबल, सुटेबल, ठीक, जहां पर जो सुटेबल है वो यूनिट यूज करना ही अच्छा लगेगा और वही फिजिबल होगा और वही परेशानी खड़ा करने वाला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एएमयू में आप आलू नहीं वजन कर सकते हैं, ठीक है ना, केजी में झुमका नहीं वजन कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। वहां 5 ग्राम भी इधर उधर हो जाए तो कई हजार रुपए का मामला हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो सुटेबिलिटी की वजह से डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रहा होता है दुनिया में। और ये ट्रेडिशनली अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यूनिट भी डेवलप हुआ। जो किसी खास एरिया में था हिस्टोरिकली तो वहीं सिर्फ चलता था, दूसरी जगह नहीं चलता था। तो इस प्रकार से सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी दुनिया में कुछ अलग अलग थे जो मशहूर हुए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो मशहूर हुए। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक। एक तो सब इंसान क्या कहते हैं, सब क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से सोचे कि इसको हम एक मास के लिए इसको स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट वो स्टैंडर्ड है, ये वर्ड पहले यूज होना चाहिए था। यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसको वो एरिया के लोगों ने स्टैंडर्ड कहा। उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कि 5 गुना की 10 गुना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट यूनिट्स ये हुआ, चलता रहा। उसमें से कुछ चीजें दुनिया से चली गई, वो अब नहीं चलता है, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। कुछ नाम आज लेते हैं लेकिन वो है क्या वो भी नहीं पता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 कौड़ी का, फूटी कौड़ी का, रिसेंटली ये वर्ड थोड़ा फेमस हो गया था। तो ये अब कौड़ी कितना को कहते हैं कई बार लोगों को नहीं पता रहता है, यूज कर रहे होते हैं। रत्ती बराबर भी इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए, रत्ती बराबर भी कमी नहीं होना चाहिए। अब ये रत्ती क्या है पता चला, रत्ती एक बीज था एक प्लांट का, उसको भी मेजरमेंट में यूज करते थे, ठीक। छोटी छोटी चीजों को जैसे सोना गहना इस तरह की चीजें, तो रत्ती के सीड से कि चलो ये 10 सीड के बराबर, ये 50 सीड के बराबर, ऐसी चीजें दुनिया में चलती थी पहले कई जगह सहूलत के हिसाब से, ठीक है ना। ठीक, हम जहाँ पे रहते हैं बिहार में, यहाँ पे पसेरी आज भी चलता है। पसेरी 5 केजी को 1 पसेरी कहते हैं। तो इस प्रकार से सूटेबिलिटी के हिसाब से ये ट्रेडिशनल यूनिट्स अलग से कुछ हम लोग नोट भी करेंगे। ये इसमें कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं, जो आज भी चल रहा है, भले वो इंटरनेशनल सिस्टम में शामिल नहीं है लेकिन आज भी चल रहा है, जम के चल रहा है। वो बातें करेंगे आगे हम लोग। अभी इस बात को कंक्लूड करते हैं यहीं पे कि सूटेबिलिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें सूटेबल हो सकती है, इसके वजह से ये अलग अलग यूनिट्स डेवलप हुए। लेकिन 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 सवाल ये उठता है कि हम आपको बोले 5 मीटर का रस्सी हमने आपको दिया, ठीक है ना, तो आपने कहा कि नहीं वो 500 सेंटीमीटर का है, चलेगा 5 मीटर आप बोले तब, 500 सेंटीमीटर बोले तब, एक ही बात है। तो रस्सी तो वही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को बड़ा करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करना होगा, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आना होगा। रस्सी तो वही है। तो 5 इंटू मीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू 500 इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो नंबर बड़ा हो गया 500, ठीक है ना। मीटर बड़ा यूनिट है तो नंबर छोटा हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो दे दिया हमने आपकी, ये लीजिए, ये है फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी एन यू को कांस्टेंट होना होगा। मतलब अगर हम यूनिट को करेंगे बड़ा तो
नंबर हो जाएगा छोटा। एनीवेज मैथमेटिक्स से आप जानते हैं कि n को उधर ले गए या u को उधर ले गए तो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u, मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के। तो जैसे एन यू को कांस्टेंट होना होगा, ध्यान रखे, तो जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखे। ठीक, इतना ही नहीं, अगर कोई ग्राफ बनाए तो कहिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा। कैसा होगा? हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। एन इधर यू इधर, तो ग्राफ कैसा होगा? तो हाइपरबोला का मतलब है इधर भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इधर भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, मिलेगा कहीं नहीं, हाइपरबोला। क्लियर? तो ये बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एन यू कॉन्स्टेंट है, बिकॉज एन यू कॉन्स्टेंट है, तो देयरफॉर अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो n1 u1 को n2 u2 के बराबर होना होगा। और ये आपके काम का चीज होगा, ये ज्यादा यूज कर रहे होंगे आप। क्या भाई? आपको बोलेगा कि कोई आदमी इतना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है उसकी गाड़ी, तो उसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, ठीक है ना? तो कुछ नहीं, आप n1 u1 बराबर n2 u2 का इस्तेमाल करेंगे, काम निकल जाएगा। क्योंकि भाई गाड़ी तो वही है, चल वही रहा है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना? काम का चीज होगा ये। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस पे। ये लीजिए, अगला जो स्लाइड है ये कह रहा है कि क्वेश्चन लिया जाए। चलिए, a motor car is moving, अरे मोटर कार को आप सिर्फ कार कह देते हैं, चलता है। मोटर कार इज मूविंग विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वीडियो को पॉज करेंगे, आप बना लेंगे, ठीक? मैं शुरू करता हूं अब। चलिए, तो हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन में कि चूंकि गाड़ी वही है, सब वही है, तो सीधे हम लिखते हैं n1 u1 को n2 u2 के बराबर होना होगा। n1 जो है ये 54 दे रखा है, जो u1 है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब किलोमीटर ऊपर आवर नीचे। n2 हमें निकालना है, u2 कह रहा है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आपको बस जैसे ही ये लिख देंगे, अब खाली आपको देखना है किसको किस में बदलना है। तो किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको गैप करना है, इसकी जगह पे वो लाना है। तब आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है ना? इधर n2 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट, सेकेंड से सेकेंड कट, ठीक है ना? इसलिए n2 इज इक्वल टू 54 0000, ऊपर में 10, नीचे में 36, तो ऊपर आधा आधा कर दे, 5/18। कुछ याद आ रहा होगा आपको, अरे सर ये तो पहले से कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? कि जब किलोमीटर पर आवर को बदलना था मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दे रहे थे, हो जा रहा था। और जब उधर से इधर करना होता था तो 18/5 से कर दे रहे थे, हो जा रहा था। अरे वो यहीं से आता है, यहीं से आता है, ठीक है ना? मैंने भी जानबूझ को ब्रैकेट में एक तरफ लिख दिया ताकि आपको देख के सुकून मिल जाए। एनीवेज आगे बढ़िए, तो 3 से काटिए, 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। n2 का वैल्यू 15 आ रहा होगा, ठीक है? देयरफॉर जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। कुछ इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। एक और लेते हैं, जो मैं अक्सर अपने क्लासेस में पूछता हूं कि चलो भाई किसी को खड़ा करा के तुम्हारा हाइट कितना है। चलिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक? तो मैं कहूंगा उसको सेंटीमीटर में बदलिए। कन्वर्ट
a height of 5 फुट 8 इंचेस इंटू सेंटीमीटर। तो वीडियो को पॉज करेंगे और आप बना लेंगे। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं। तो आप कहेंगे कि उसके सॉल्यूशन में कि एक बार फिर से N1U1 को बराबर होना होगा N2U2 के। तो अब पहले वाला में कह रहा है 5 फुट 8 इंच। अब पहले वाले में 2 यूनिट यूज कर लिया, तो यहां पे हमें सेट करने के लिए पहले या तो उसको पूरा के पूरा फीट में बताना होगा, नहीं तो पूरा का पूरा इंच में बताना होगा, तब यहां हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि एक तरफ इंच होगा एक तरफ सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि 1 सेंटीमीटर में क्या कहते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत काम का चीज है आपके, ये आप नहीं भूल सकते, ये जनरल नॉलेज का चीज है। तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब ये अगले वाला कहिएगा सर यो नहीं पता था, लिख दीजिए 1 फुट में 12 इंच होता है। अब यहो में दिक्कत होगा, तब हो गया छुट्टी, मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाएगा, पढ़ाई करने के लिए नहीं, दिमाग का इलाज करवाने के लिए। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब हम लोग लिखना चाहेंगे, तो अब कहेंगे यहां पे कि हियर 5 फुट 8 इंच है, तो हम इसको इंच में बदलना चाहेंगे सभी को। तो कहेंगे 5 गुना 12 इंच आप प्लस 8 इंच, 12 पच्चीस 60 प्लस 8 इंच इज इक्वल टू 68 इंचेस। ये उसका हाइट है। तो अब हम कहेंगे 68, ठीक है ना, इंटू इंच। अब इंटू लिखना जरूरी नहीं था, लिख दिए तो ठीक है। ये N1U1 हो गया। N2 हमें निकालना है और ये कह रहा है सेंटीमीटर में, तो मतलब इंच को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो कहेंगे 2.54 सेंटीमीटर N2 सेंटीमीटर, इसलिए N2 का वैल्यू 68 इंटू 2.54। ठीक है ना। ये लगभग 160 के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना। ये लीजिए, टू 2.54 एग्जैक्ट लिख देते हैं हम, इंटू 68। तो 160-70 के आसपास 2.54, तो एग्जैक्ट जो आ रहा है वो है 172.72। देयरफॉर हाइट को आप 5 फुट 8 इंच लिख रहे थे तब, या 172.72 सेंटीमीटर से लिखे तब, एक ही बात है। क्लियर। तो इस तरह से N1U1 N2U2 का इस्तेमाल इस तरह से चालाकी से करेंगे, जो स्टेप वाइज मैंने सिखाया है। ठीक। और आप लोगों में से कई लोग ये होते हैं कि डायरेक्ट यहाँ निकालना शुरू कर देते हैं फटक से, और उस चक्कर में गलती करके चले जाते हैं। शुरू में आदत हमेशा अच्छा डेवलप कीजिए। अभी आप फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है आपको, तो आदत बनाइए कि एक स्टेप में कितना सेकंड लगता ही है जो बेसिक बात लिखने में, तो ये बेसिक बात लिख दे तब सॉल्व करे, तो खूबसूरती भी बढ़ेगी फिजिक्स की और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिट। यूनिट के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए। तो एक तो ये कि जो भी यूनिट का आप नाम ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ और है आपका कुछ और है, समझ गया ना। कोई दही वाला आपके यहाँ दही बेचने आया, आपने बोला कि 1 केजी दही दे दो, तो वो अपना केजी वाला जो स्टैंडर्ड है वो निकाल रहा है अपने झोला से,
आप बोलेंगे नहीं, हमारा केजी ये वाला है, इतना बड़ा लोहा ले आकर दे दिए, ये लो, इससे दही नाप के दो, वो देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा कि जब आपका वाला दाम लोहा है, जो भी जो वेट है, आप जो ला निकाल के दे रहे हैं स्टैंडर्ड, तो फिर दाम भी अलग हो जाएगा, ठीक है ना? हमारा वाला लोहा, हमारा वाला दाम, ये सारी समस्या आ जाएंगी। तो इसी वजह से दुनिया को एक स्टैंडर्ड चुनना होता है। यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो घर घर वैरी नहीं करना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले वैरी नहीं करना चाहिए कि यहाँ का कुछ और है, वहाँ का कुछ और है। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, कि भाई इतना को ये कहते हैं, प्रॉपर डिफाइन कीजिए। एक तो ये हुआ, और ये वैरी नहीं करना चाहिए, इसको इनवेरिएबिलिटी कह देंगे। तो वेल डिफाइंड होगा, इनवेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना? और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। दुनिया में, जापान में, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं पे भी जब 1 केजी की जरूरत पड़े तो ये नहीं कि पता चले रुक जाइए फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं 1 केजी लेके आ रहे हैं वहां से, तब उससे आप वजन कीजिएगा। नहीं, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, सब जगह अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिट के पास होना चाहिए। तो पहला आप बोलेंगे वेल डिफाइंड, ठीक है ना? इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, ठीक है ना? कि ये चेंज नहीं होना चाहिए कि आज कुछ और है कल कुछ और हो जाए, इस जगह पे कुछ और है उस जगह पे कुछ और हो जाए, गर्मी में कुछ और है ठंडा में कुछ और हो जाए, ठीक है ना? हालांकि थोड़ी बहुत समस्या आती है, ये गर्मी ठंडा से बात में आपके बात दिमाग में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्केल से 1 मीटर का, ठीक है ना, गर्मी के दिन में चीज़ें थोड़ी फैल जाती हैं, तो 1 मीटर का स्केल थोड़ा सा फैल जाएगा। आप कहेंगे कितना आता है? अरे कुछ मिलीमीटर। अब 1 मीटर में 1 मिलीमीटर की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए आपका काम चल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये समस्याएं कभी कभी आती हैं। तो इसलिए जहाँ पे 1 मिलीमीटर का भी मामला बन रहा होगा कि नहीं, हमें उसको भी एकदम एग्जैक्ट रखना है, तब जिस टेम्परेचर पे 1 मीटर को डिफाइन किया गया है, उस टेम्परेचर पे स्केल को रखना होगा, रूम का वो टेम्परेचर होना चाहिए। इस तरह की बातें होने लगेंगी फिर, ठीक है ना? तो एनीवेज, वो वैरी नहीं करना चाहिए, यहाँ वहाँ में बदलना नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी, ठीक है? उसके बाद दुनिया में जहाँ जरूरत पड़े वो रिप्रोड्यूस किया जा सके, भैया यही 1 केजी है, ठीक है ना? तो दूसरा कैरेक्टर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। Anyone with the proper method and equipment should be able to recreate it. लो भैया, सारा मेथड है तो इसी को कहते हैं 1 मीटर, इसी को कहते हैं 1 केजी, इसी को कहते हैं 1 सेकेंड, ठीक है ना? और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना? तो वेल डिफाइंड, इजीली रिप्रोड्यूसिबल और एक्सेप्टेबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये 3 नाम एक साथ लेते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है कि यूनिट को कैसा होना चाहिए। इनवेरिएबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए उसको, मतलब उसको इनवेरिएबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, ठीक है? और डिफाइन तो करना ही पड़ेगा आपको। बढ़े आगे, बढ़े आगे। ओके, तो दुनिया में इस तरह से कुछ सिस्टम्स तो सैकड़ों बने होंगे, हजारों बने होंगे, जब से धरती बनी, जब से इंसान आया, जब से ह्यूमन हिस्ट्री लिखा गया या नहीं लिखा गया, तब भी कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती होंगी जहाँ से नापा जा सके, ठीक है? कि भैया ये इतना कहलाएगा, ये इतना कहलाएगा। अरे कुछ नहीं तो नंबर आने लगा कि ये 5 गो है, ये 10 गो है, ये इतना है, ये इतना है। तो ये सब चीज़ें नापने का सिस्टम चलता रहा। ये चीज़ें समय के साथ रिफाइन होती रही। फिर दुनिया एक जब होने लगा, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र जब एक दूसरे से बिजनेस करने लगे, ठीक, उनका ट्रेड होने लगा, तो फिर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप किया गया। इस यूनिट में हम आपको सामान देंगे तो इस यूनिट में आपसे दूसरा सामान लेंगे। आप जानते हैं बहुत पहले तो रुपया भी नहीं था, इस तरह का जो करेंसी जिसको कहते हैं वो करेंसी नहीं था। तो कई चीज़ें, एक सामान देंगे तो दूसरा सामान लेंगे, हीरा जवाहरात या कुछ ऐसा, ये सब चलती थी। ओके, तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो फेमस है, ठीक है ना? वैसे ध्यान रखिए, ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये यूरोपियन सिस्टम है। तो अब होता क्या है कि भैया इधर
रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट डिकेड्स में, या रिसेंट क्या कहते हैं सेंचुरीज में उनकी चीज़ें काफ़ी फेमस हुई, तो इस वजह से ये नाम सब सामने आपके बुक में लिखा होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ की कई चीज़ें जो फेमस थी और आज नहीं चलती है, चलती है आज भी, ठीक है ना। ज़मीन का एरिया बीघा में, कट्ठा में, ये सब तो चल ही रहा होता है आज भी जम के, तो ये सब भी अपना सिस्टम है। एनीवेज, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के लिए है, FPS फुट पाउंड सेकंड के लिए है, MKS मीटर किलोग्राम और सेकंड के लिए है, ठीक है ना। सब में आप देखें तो एक लेंथ के लिए है सेंटीमीटर, एक मास के लिए, एक टाइम के लिए है, दिख रहा है, तीनों में ऐसा है। तो एनीवेज, हुआ कि जब दुनिया एक होने लगी कि अब ऐसी किताबें हो, ऐसी चीज़ें पढ़ें कि हम जो कहे वही आपके देश में भी कहा जाए, सब देश में भी उसी को स्टैंडर्ड माना जाए, ठीक। तो इसके लिए दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल सिस्टम। अब आप कहेंगे सर इंटरनेशनल सिस्टम को IS होना चाहिए फुल फॉर्म, ये SI का है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के वजह से है कि सिस्टेम इंटरनेशनल इस तरह से करके उसका नाम है, तो वहाँ से शॉर्ट फॉर्म लिया गया है, ठीक। आप लोगों में से जो कई लोग होंगे जब MBBS करेंगे तो MBBS का फुल फॉर्म भी जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बैचलर ऑफ सर्जरी तो ठीक है, समझ में आ रहा है, BS है, लेकिन ये MB का है, तो ये सब उधर के लैंग्वेज से, और इंग्लिश में कई जो चीज़ें हैं वो फ्रेंच से आई है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक। हाँ, तो सेंटीमीटर ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं थी तब भी, चलो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अभी अभी देख रहे थे ना, हाइट आप नापे थे इतना फुट इतना इंच, तो वो FPS सिस्टम था, फुट, वजन कितना तो पाउंड में, और टाइम तो सेकंड में ही। मास का ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, और आज भी जो कॉमनवेल्थ नेशंस है जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल रहा, उसके कई देशों में आज भी जम की यूज होता है, और ब्रिटेन में जाएंगे तब तो इसी में आप अपना वजन भी बता रहे होंगे। एनीवेज, तो इसी चूँकि ये फेमस है तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि 1 पाउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 452 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा कम होता है। अब बाकी 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, वो तो आज ही देखे, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें चल रही थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल यूनिट की बात फिर से एक बार करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना। पहले अब हम लोग आए कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड जिसको कि आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, तो उसमें किन किन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया, और बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो पता चला इनसे ही डिराइव हो रहे थे। मैंने जो बात बोली अभी, देखिए ये कमाल है, जब इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे, फिजिक्स में ही सैकड़ों की संख्या में आ जाएगा, तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज को सब अब एक दूसरे से अगर इंडिपेंडेंट होते तो सब पे एक चैप्टर पढ़ना पड़ता, सब पे एक चैप्टर पढ़ना पड़ता, तो हो गया छुट्टी, आप पढ़ाई करते कि किताब बंद कर देते, बंद कर देते, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। तो इसलिए पता चला कि जब उन पर हम लोग हमारा ज्ञान बढ़ता गया, तो कुछ ही क्वांटिटीज थे जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, बाकी सब के सब उन सब पे डिपेंड करते थे, तो पढ़ाई हो गया आसान। क्यों? क्योंकि पता चला केवल 7 ही ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी उस पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब उससे ही निकाले जा सकते हैं, मतलब उससे ही डिराइव हो सकते हैं। तो उन सातों को कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सातों के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे, हाँ होंगे,
ठीक है ना। तो बाकी सबको कह दिया गया क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड। ठीक, तो पढ़ना आसान हो गया, तो इसलिए पढ़ेंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं। ठीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। Quantities which are independent of other quantities, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना। देयर आर ओनली 7 physical quantities which are fundamental। ठीक है ना, which are fundamental, ध्यान रखेंगे, ना ही ये मेंटल है, ठीक है, और ना ही कोई किसी चीज के लिए वो फंडा है, ठीक, लेकिन वो फंडामेंटल है। यहाँ फंडामेंटल का मतलब बेस। सो दैट इज वाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर ऑल्सो कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फंडामेंटल बोले तो, बेस बोले तो चलेगा। अरे जड़ वाली बात है। चलिए जल्दी सातों का अब नाम ले लिया जाए। सातों दूल्हा है, ओके। तो दूल्हा लोग का नाम है मास, लेंथ, टाइम। ये तीनों नाम एक साथ लेंगे आप, ये सातों आपको गिनाना होगा, इसलिए सातों को किस सीक्वेंस में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मास, लेंथ, टाइम को एक साथ बोलेंगे, ठीक है ना। करंट और टेम्परेचर को एक साथ बोलेंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा, करंट मैं सीधे बोल रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए किताब में आपको प्रॉपर पूरा नाम रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्योंकि करंट तो किसी भी चीज के बहाव को कह सकते हैं। करंट कॉमन इंग्लिश का वर्ड है करंट। तो यहाँ पे जब करंट बोला जा रहा हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। और इसके बाद टेम्परेचर। तो मास, लेंथ, टाइम को एक साथ बोलेंगे, करंट, टेम्परेचर को एक साथ बोलिएगा, और लास्ट में दो को अलगे कर दीजिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है ना, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आ रहा होगा जम के, ठीक है ना, एक पार्ट होगा बेसिक केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ना ही नहीं आपको, कुछ नहीं, ये इंटेंसिटी ल्यूमिनस ये लाइट के लिए वर्ड यूज हो जाता है, तो लाइट से रिलेटेड है, इतना आप ध्यान रखेंगे काफी है। ठीक है ना। मास के लिए जो यूनिट है एसआई यूनिट, सब में लिखते चलेंगे हम लोग अब एसआई यूनिट। तो मास जो है इसके लिए किलोग्राम को सिलेक्ट किया गया। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, टेम्परेचर में केल्विन। ध्यान दीजिएगा, जब पूरा नाम लिख रहे हैं तो सबको स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी चीज है, ये रूल है। और सिंबल जो है वो छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा सा भी हो सकता है, वो जैसा सिंबल है आप वो यूज कीजिए, चलेगा। लेकिन नाम अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो ये हमेशा छोटा से होगा। आइए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला,
कैंडल से कुछ कैंडेला याद रहा होगा, कुछ लाइट से रिलेटेड है। हाँ भाई ठीक है, लाइट से रिलेटेड है वो। चलो ठीक है ना। तो केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैपिटल के, मोल में MOL लिख के डॉट दे देना है, कैंडेला में CD। ये कुछ सिंबल है इनके जो यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 फंडामेंटल यानी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको फील कीजिए, आपका मास कितना है शरीर का और आपका लेंथ कितना है, ये दोनों का एक दूसरे से कोई नाता रिश्ता नहीं है। कभी भी आप इसको मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, जोड़ के, घटा के कुछ आप लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। और लेंथ को मल्टीप्लाई, स्क्वायर कुछ करके, ये वो रूट निकाले, कुछ करके मास निकाल दिए, नहीं। दोनों अलग अलग चीज है, ये उसमें से नहीं निकलेगा, ठीक। इसमें से वो नहीं निकलेगा, उसमें से ये नहीं निकलेगा। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज है नेचर का। अब ध्यान रखिएगा, मैं नेचर का उस तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि डायमेंशन में ये बातें आएंगी फिर से, क्योंकि ये जो है हमने सिस्टम बनाया है, इसको मान लिया है कि ये है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, अब वो नेचर का रूल है कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये नेचर का रूल है, ठीक। मिसाल के तौर पे कि 5 kg में 10 kg को जोड़ेंगे तो 15 kg आएगा। 5 kg में 10 मीटर को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये जोड़ ही नहीं सकते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इन दोनों को जैसे आप लिख रहे थे वैसे अलग अलग लिखना होगा, ठीक। मास में मास को जोड़ सकते हैं, लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हैं, मास में लेंथ को नहीं जोड़ सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट चीजें होंगी। तो ये सातों का नाम ध्यान रखेंगे, ये इंडिपेंडेंट है और ये सब बातें। तो आज यहां पे हम लोग रुकेंगे। आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ गया कि 7 फंडामेंटल है और बाकी सब डेराइव्ड है। ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, उसमें से 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल की तरह यूज हुआ है हिस्टोरिकली। फंडामेंटल की तरह यूज हुआ है लेकिन फंडामेंटल नहीं है। तो क्या किया जाए? तो उनका थोड़ा इज्जत दे दिया जाए, उनका एक वो अलग नाम देके। उन दोनों का नाम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दिया जाता है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 होंगे, ये हम लोग देख रहे होंगे अगली क्लास में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल से तो पहले से जान पहचाना है क्योंकि आप उसको एंगल एंगल बोलते रहते हैं, वो असल में प्लेन एंगल है, वो एक सर्कल का पार्ट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक। तो आज यहाँ पे रुकेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।